हेलो विद्यार्थीगण, मैं के कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं यूनिक पब्लिकेशन के इस मंच से, जहां आपको ज्ञात है कि आज के दौर में यदि स्किल्ड हैंड नहीं है, यदि टेक्निकल हैंड नहीं है, यदि प्रशिक्षित आप नहीं हैं, तो भविष्य थोड़ी सी कठिनाइयों से भर जाता है। यदि भविष्य का डगर बेहतर सरल हो तो स्किल्ड होना जरूरी है, टेक्निकल हैंड होना जरूरी है। और ये तो एक ऐसा टेक्निकल हैंड है कि जहां आप इसके माध्यम से स्वयं अपना भविष्य तो बनाते ही हैं, आप राष्ट्र का भविष्य निर्माता बन जाते हैं। इस डिग्री मिलने के साथ ही यदि आप ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं तो आप 1 to 8 नहीं तो यदि आप +2 के विद्यार्थी के बाद ही किए हैं 1 to 5 के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। आज के दौर में इसकी कितनी अहमियत है और कितनी वैकेंसियां हैं, इसके लिए आइए अपने को तैयार करें, भविष्य को अपनी मुट्ठी में करें। और ये तभी कर पाएंगे जब आपकी बेहतर गाइडेंस हो, बेहतर एग्जामिनेशन की समझ हो। और ये समझ को बनाए रखने के लिए आपके सामने देखिए, आज हम लोग 11/9/2025 का जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, और ये यूनिक पब्लिकेशन के बुक में इसको बड़े ही सिलसिलेवार तरीके से उद्धृत किया गया है, उसी का एक्सप्लेनेशन करने। जैसा ज्ञात है कि मैं इसकी कश्यप आपके सामने क्या पढ़ाता हूं, तो आपको समान अध्ययन जिसकी शुरुआत कब से किससे होती है, क्वेश्चन नंबर 91 से। तो यंग इंडिया पत्रिका से शुरुआत करना है और अगले 20 क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करना है कि 20 ही नहीं बल्कि कम से कम 50 प्रश्नों की जानकारी आप प्राप्त कर लें। तो आइए, पहला प्रश्न जो आपके सामने है, यंग इंडिया किसकी पत्रिका थी? स्वतंत्रता संग्राम का वो दौर था, तब मोबाइल दूरसंचार का माध्यम नहीं था, तब फेसबुक, इंस्टाग्राम की सुविधा, यूट्यूब की सुविधा नहीं थी। प्रिंट मीडिया ही एकमात्र स्रोत था, और वो भी काफी कठिनाइयों से भरा हुआ था। तो अलग अलग देश के राजनेता जो है आम जनता से संवाद के लिए अखबार के पन्नों से जुड़े हुए थे। उसमें महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक अखबार निकाला। इसके अलावा महात्मा गांधी इस यंग इंडिया के अलावा नवजीवन नवजीवन 1900 ये शुरुआत किए थे। कब ये अखबार की शुरुआत हुई थी? 1919। इसके बाद उन्होंने हरिजन के नाम से भी अखबार निकाला। और सबसे पहले 1903 में जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो इंडियन ओपिनियन के नाम से अखबार प्रकाशित। अब रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव कहते हैं, इन्होंने शांति निकेतन के माध्यम से बच्चे को सुसंस्कृत, सुसभ्य बनाने का प्रयास किया। इसके अलावा ये विश्व भारती जो ही विश्वविद्यालय है उसके भी संस्थापक रहे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में भली भांति आप परिचित होंगे। इन्होंने आजाद हिंद फौज के माध्यम से आजाद हिंद सरकार का गठन 1943 में इनके द्वारा आजाद हिंद सरकार का गठन किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी की ही पुस्तक, इसका नाम है आनंद मठ, इसी पुस्तक से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिया गया है ना। तो देखिए, प्रश्न की जानकारी एक तो आपको मिला, ये उत्तर हो गया। दूसरा जानकारी मिला ये 1919 में। तीसरा जानकारी मिला को नवजीवन के नाम से भी, हरिजन के नाम से भी, इंडियन ओपिनियन के नाम से भी अखबार निकालते थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में जानकारी। तो हर एक प्रश्न पर एक्स्ट्रा नॉलेज की प्राप्ति होती है। कौन सा जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? जलवायु, ठंडा, गर्मी, वर्षा, कभी शीत ऋतु तो कभी उष्ण ऋतु, तो कभी बसंत, है ना, तो कभी हेमंत ऋतु। हम लोग तो भारत में 6 भागों में ऋतु को बांटे हैं।
तो आखिरकार क्यों गर्मी और क्यों वर्षा होती है, क्यों ठंडा आती है, कुछ तो उसका कारण रहा होगा। तो समुद्र से दूरी, आपको पता है समुद्र के किनारे जो है थोड़ी सी समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, वहां उतनी गर्मी और उतनी ठंडा नहीं होती है। महासागरीय धारा, आप पढ़ते हैं कि भारत का मॉनसून जो है प्रशांत महासागर का एल नीनो, प्रशांत महासागर का एल नीनो जल धारा, समुद्री धारा से प्रभावित होती है। एल नीनो जब गर्म हो जाती है तो भारत का मॉनसून कमजोर पड़ जाता है। भारत एक मॉनसूनी जलवायु का देश है। ऊंचाई, आखिरकार गर्मी में ठंडा, आप क्यों लोग चल जा रहे हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ और हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्फीति कुल्लू, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान में कमी आती है। अर्थात ये तीनों है। लेकिन मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी की उर्वरता जो है हमारी जलवायु, मिट्टी की उर्वरता हमारी कृषि कार्य को, ये कृषि को प्रभावित करता है। तो ये कृषि को प्रभावित करता है। आप पढ़ते हैं कि जलोढ़ मिट्टी ये सबसे उपजाऊ मिट्टी, काली मिट्टी जो कपास की खेती के लिए जरूरी होता है, लेटेराइट मिट्टी ये चाय और कहवा की खेती के लिए उपयोगी होता है। तो कृषि का, जलवायु को ये प्रभावित नहीं करता है, जलवायु से प्रभावित होता है। यह जो है मिट्टी जलवायु से प्रभावित होता है, जबकि अन्य तीनों जलवायु को प्रभावित करता है। कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? भारत का राष्ट्रपति तीनों सेना के स्वयं प्रधान सेनापति के रूप में जल सेना, थल सेना और वायु सेना है ना, जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 124 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी नियुक्त करते हैं। अब सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, नियुक्ति नहीं, इनका क्या होता है, इनका निर्वाचन, चुनाव होता है। अनुच्छेद 93 के आधार पर लोकसभा अपनी पहली बैठक में, लोकसभा अपनी पहली बैठक में, अपनी पहली बैठक में अपने में से एक को अध्यक्ष और एक को आवश्यकता अनुसार उपाध्यक्ष चुन सकता है। इनका निर्वाचन नहीं बल्कि इनकी नियुक्ति नहीं बल्कि निर्वाचन होता है। अन्य तीनों की नियुक्ति होती है और ये निर्वाचित होते हैं। कौन निर्वाचित करता है? तो लोकसभा का मेंबर करता है। किस अनुच्छेद के आधार पर करता है? तो अनुच्छेद 93 के आधार पर करता है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के निकाय का नाम बतलाइए जो संसद की तरह कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। नंबर 1, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका का न्यूयॉर्क में है। इसमें 10 देशों की संख्या क्या है? 193 है ना। अब देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 महत्वपूर्ण अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की, यहाँ महासभा 1 नंबर, सुरक्षा परिषद 2 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 3 नंबर, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा परिषद 4 नंबर, 5 नंबर को बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय और 6ठा नंबर होता है आर्थिक न्यास परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 पार्ट होते हैं। इसे सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका, इसे क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। जाहिर सी बात है, तो न्यायालय लगा हुआ है ही है, ये हो गया न्यायपालिका। और महासभा हो गया विधायिका। महासभा में सभी 193 देश शामिल होते हैं। प्रत्येक देश को एक मत देने का अधिकार होता है, जिसकी बैठक प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में इसकी बैठक होती है। तो विद्यार्थीगण इस बात को ध्यान रखें, वास्तविक लाभ आपको तभी प्राप्त होगा जब बुक आपके हाथ में हो, क्योंकि बुक तो सबसे वफादार मित्र होता है।
बुक आपको केवल और केवल सही मार्गदर्शन ही करता है। जब बुक आपके हाथ में हो तब आपको प्रश्न बनाने, एक्सप्लेनेशन को सुनने, उसकी जानकारी पर रखने में कितनी सहूलियत होगी। तो बुक का साथ हो, यूनिक भारती हाथ में हो, शिक्षक उसके मोबाइल पर हो, ये कितना बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान, आप सामाजिक विज्ञान जो पढ़ते हो, पूर्व सामाजिक विज्ञान आप 6, 7, 8 में क्या पढ़ते हो? 6, 7, 8 में आप बोलो मनोविज्ञान पढ़ते हो। मनोविज्ञान जाकर के आप सीधे पढ़ते हो जब ग्रेजुएशन जाते हो तो पढ़ते हो। ये तो खत्म हो गई। चलिए, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। अब आपको चुनना है। यहाँ भी देखिए अर्थशास्त्र है, यहाँ भी अर्थशास्त्र है, और यहाँ देखिए अर्थशास्त्र नहीं। अब याद कीजिए कि आपको क्या पढ़ते हैं। अपने स्कूल लाइफ को आप ध्यान दीजिए। इतिहास तो आप पढ़ते ही हैं, भूगोल आप पढ़ते हैं, राजनीतिक विज्ञान को क्या बोलते हैं, नागरिक शास्त्र आप पढ़ते हैं, और अर्थशास्त्र आप पढ़ते हैं। लेकिन समाज शास्त्र तो आप नहीं पढ़ते हैं। इस तो फिर जाकर पढ़ते हैं कॉलेज में। समाज शास्त्र को तो आप नहीं पढ़ते हैं। तो क्या देखिए, जो आप के सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में क्या पूछता है, प्राथमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर फिर उसमें समाज शास्त्र, मनोविज्ञान सब कुछ शामिल होता है। लेकिन आप हाई स्कूल के स्तर पर, हाई स्कूल में आप 8वां से बाद 9वां 10वां में आपका जुड़ जाता है अर्थशास्त्र। देखो, अर्थशास्त्र को सबसे बाद में रख, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के बाद उसमें जुड़ जाता है। तो जो आप अध्ययन करते हैं, जो आप पढ़ते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया है। 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? आपको ज्ञात है कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें विश्व 2 भागों में बंट गया था। एक को बोलते हैं मित्र राष्ट्र, जिसमें कौन कौन शामिल था? तो शामिल था फ्रांस, इंग्लैंड अर्थात यूके, उसके अलावा रूस, और इसी का सहयोगी था यूएसए अर्थात अमेरिका। इसके विरोधी को बोलते हैं धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र, इसमें कौन कौन शामिल है? तो जर्मनी, इसमें शामिल है इटली, इसमें शामिल है ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया। तो इसमें कौन अलग हो गया? अब आपको ज्ञात है ना 1917 में कहां क्रांति हुई थी, बोलिए। यकीनन तौर पर वो कौन से विद्यार्थी हैं जो नहीं जानते होंगे। 1917 की जो क्रांति हुई उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोल्शेविक क्रांति। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व लेनिन ने किया था। और ये क्रांति कहाँ हुई थी? तो रूस में हुई थी। 1917 में तो क्रांति ये हुआ है, अंत क्रांति कहीं हुआ नहीं है। और अमेरिकी क्रांति जो है तो 1773 का है। इंग्लैंड का जो है ग्लोरियस क्रांति ये तो 1688। चलिए ना, आदि सबको देख लीजिए यहाँ पर क्रांति कब हुई? 1688 में। यहाँ हुई 1776 में। जर्मनी का एकीकरण के लिए क्रांति चली थी, तो ये था 1871 में। रूस में क्रांति हुई। रूस ने इस युद्ध के बाद हुआ कि नहीं, हमको युद्ध नहीं करना है, हम अपने को युद्ध से अलग करते हैं। और रूस जो है वेस्ट लिटोवस्क की संधि, लिटोवस्क की संधि के द्वारा अपने को युद्ध से अलग कर दिया। उसमें तो काफी क्षति हुई। उसे इस युद्ध के जगह पर लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया ये सभी को जर्मनी को देना पड़ा। और जब 1918 में जर्मनी हार जाती है तो फिर रूस के पास ही वापस आ जाता है। ये सभी आपके 10 क्लास के बुक में ये स्पष्ट आई कि तीनों जो नाम लिखे वो 10 के बुक के आधार पर नाम दिया गया है।
इसका उल्लेख आपका बिहार बोर्ड की किताब में किया गया है कि रूस को उसकी काफी क्षति हुई, लेकिन जब जर्मन की पराजय होती है और रूस की विजय होती है या मित्र राष्ट्र की विजय होती है तो रूस को वो क्षेत्र फिर से दोबारा वापस मिल जाता है। तो उत्तर क्या हो गया? रूस हो गया। सिंगरौली ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। आपको पता है झारखंड का झरिया है ना, कोयला का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। कर्नाटक का कुद्रमुख ये लोहा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। उड़ीसा जो है लौह उत्पादन में भी अग्रणी राज्य है। तो सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश के क्षेत्र में कोयला की बहुत बड़ी खदान यहाँ है। कह सकते हैं सबसे मोटी परत जो है कोयला की, सबसे मोटी परत हमें यहां से प्राप्त होती है। झारखंड में दुनिया का सबसे उत्तम कोटि का कोयला हमें प्राप्त होता है। कौन सूती वस्त्र का केंद्र है? ये तो आपको पता है कि सबसे पहला जो सफल सूती वस्त्र रहा वो 1854 में कहां रहा? बंबई में। जिसके निर्माता कौन थे? कवासजी डावर। अब लुधियाना याद कीजिए, बीते हुए PYQ में मैंने बतलाया था कि लुधियाना जो है ये ऊन उद्योग के लिए पंजाब के क्षेत्र में, कोलार, चलिए इसकी जानकारी रखना है कि ये कर्नाटक का जो है कलार कहाँ है? तो ये कोलार जो है सोना के लिए, ये कहाँ अवस्थित होता है? तो कर्नाटक में अवस्थित है। अब बचा जयपुर और जलगांव। अब बोलो कपास जहां पर होगा सूती वस्त्र की संभावना तो ही होती है। कपास में देखो राज कौन होती है? कपास में आप पढ़ते हो कपास के लिए गुजरात, कपास के लिए महाराष्ट्र, कपास के लिए मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश। अब जलगांव कहां पड़ता है? जलगांव पड़ता है महाराष्ट्र में, जहां कपास की खेती और कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। जयपुर तो पिंक सिटी, औद्योगिक ये अपनी पर्यटन स्थल के लिए यहाँ जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण पर्यटन उद्योग के क्षेत्र में शामिल होते हैं। हमारा सौर परिवार छठा क्लास में ही पढ़ना है। सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंड से बना है। सूर्य का परिवार मतलब सूर्य जिसका केंद्र है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, तो सूर्य तो केंद्र रहेगा ही। ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ग्रह के जो कसको कहते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। उपग्रह जो ग्रह के चारों ओर घूमता है, जो ग्रह के चारों ओर घूमता है उसको कहते हैं उपग्रह। उसको क्या बोलते हैं? उपग्रह। क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाया जाता है। उल्का पिंड जो आप जब स्वच्छ आकाश में हमें आसमान से तुड़ते हुए दिखता है, ये हमारी सौर मंडल का भाग होता है। नक्षत्र क्या होता है? तो तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। तारों के समूह को। सूर्य हमारी सौर मंडल का एकमात्र तारा सूर्य है, एकमात्र तारा सूर्य है। सप्तऋषि क्या है? ये तारा मंडल, ये तारा मंडल। ध्रुव तारा भी एक तारा मंडल की दायरे में आता था। उत्तर क्या हो गया? दीप हो गया। ये सभी आपको छठा क्लास में पढ़ना है। ये जो क्वेश्चन है ये छठे क्लास में ही आपने पढ़ा होगा, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ग्रामीण समाज में संपत्ति का सबसे महत्वपूर्ण, बोलिए आप में से अधिकांश विद्यार्थी तो गांव के ही होंगे। गांव में क्या है? गांव की संपत्ति का बाग बगीचा खेत खलिहान ही नहीं, गांव की संपत्ति का। वहां गांव में तो कोई सामान्य अवस्था में उद्योग तो ऐसे भी शहरी क्षेत्र में हो जाता है।
गांव में क्या है, पशुबधन है, बगानी है, भूमि है। तो यहाँ पर पंचायत की भूमि वो तो पंचायत की है, कृषि भूमि, निजी भूमि, सरकार। तो पंचायत भूमि तो पंचायत की है, सरकारी भूमि सरकार की है। तो ग्रामीण समाज में तो चूंकि गांव का समाज है, गांव के पास किसका है, ग्रामीण समाज में संपत्ति का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन और रूप है। चलिए क्वेश्चन यहाँ इस रूप में पूछा है। तो ये तो दो विकल्प तो आपको काट छोड़ दीजिएगा, ये तो सरकारी हो गई, उसमें किसी व्यक्ति का। अब निजी भूमि और कृषि भूमि, और कृषि भूमि तो किसी न किसी की निजी भूमि है, कृषि भूमि तो किसी की निजी है। अब किसी व्यक्ति का तो पूछा नहीं, तो क्या निजी तो माने हमारी व्यक्ति हो गया कि आपका घर, आपका मकान, आपका। लेकिन सीधे पूछा ग्रामीण, हमें उत्तर क्या देना होगा, कृषि भूमि। यदि रहता ग्रामीण क्षेत्र की व्यक्ति की तो भाई निजी भूमि। तो कभी कभी शब्दों के हेर फेर से क्वेश्चन में परिवर्तन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग में की जाती है। अब चाय तो मूलतः क्या है, ये तो पेय पदार्थ है, चाय जो है ये तो पेय पदार्थ है। गेहूं तो हमारा चावल के बाद सबसे दूसरा मुख्य भोजन का तत्व है, चावल के बाद जो है ये सबसे दूसरा मुख्य भोज्य पदार्थ है। अब बचा ज्वार और मक्का, ठीक है, ज्वार और मक्का दोनों जानवर खाता है, दोनों आदमी भी खाता है, ये सत्य है। लेकिन अब दो में से हमको चुनना एक है। अब बोलिए हम लोग के बिहार में ज्वार होता है, हम लोग के बिहार में बहुत कम ज्वार होता है, लेकिन मक्का तो हर गांव में मक्का होता है। मक्का जानवर भी खाता है, मक्का आदमी भी खाता है। तो मक्का यदि रहता उपयुक्त में से एक से अधिक, तो हमको या ए और बी दोनों, ए और सी दोनों, तब तो हम चुनते। लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए हमें मक्का चुनना हो। दिए गए विकल्प में सबसे बेहतर विकल्प है मक्का। खासकर बिहार जैसे राज्य में उत्तर, अरे ज्वार बाजरा तो होता है राजस्थान के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, गुजरात के क्षेत्र में, लेकिन बिहार उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र में तो मूलतः मक्का होता है। उच्च जनसंख्या वृद्धि, हमारा बिहार चलो फिर अपने राज्य लीजिए, जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, विज्ञान का विकास हो गया, चिकित्सा का विकास हो गया, पोलियो बीमारी खत्म, बच्चा पहले पोलियो मर, निमोनिया बच्चा मर जाता था, निमोनिया खत्म, मलेरिया खत्म, टीबी पर बड़े आसानी से इलाज कर लिए। पहले तो इसी समय लोग मर जाते थे। टीबी को बोला गया राज रोग, राज रोग मतलब राजा ही उसको, उस बीमारी को झेल सकता है, आम नागरिक तो हुआ तो मैंने मर जाना है। तो मृत्यु दर को हम पहले तो गांव में बूढ़ा कम होते थे, लोग तो इतना दिन जिंदा थोड़े रहते थे पहले। अब क्या है, लंबी आयु तो जिंदा रहते हैं। तो जन्म दर ऊंचा, मृत्यु दर कम। यहां पर किसी भी क्षेत्र में जन्म दर का ऊंचा रहना और मृत्यु दर का कम हो, ये दो सबसे मुख्य पहलू होता है। अब देखिए इस विकल्प में चुनिए मृत्यु दर में वृद्धि। यदि मृत्यु दर वृद्धि होगा तब तो लोग राम राम सत्य है, तो जनसंख्या घटेगी ने। अरे मरने वाले की संख्या ज्यादा होगी, जनसंख्या घटेगी, ये तो होगा नहीं। जन्म दर में कमी, जन्म में बच्चे ने जन्म लेगा, जैसे क्या है आपका, चले जाइए ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, वहां बच्चे का जन्म बहुत कम होता है। हर माँ पिता को एवरेज तौर पर एक, किसी को वो भी नहीं है बच्चा रखते हैं। कौन बच्चा रखता है, खर्चा पानी से हमारा जीवन का काम प्रभावित होता है, तो जाहिर सी बात नहीं होगा। मृत्यु दर में कमी, फिर मृत्यु वृद्धि दे रहा है ना, हाँ मृत्यु दर में कमी। यदि मरने वाले की संख्या कम रहेगी, जैसे हमारे देश में विज्ञान चिकित्सा औसत आयु बढ़ता जा रहा है, अब लोग 80 85 90 वर्ष बड़े आसानी से जिंदा रह जाते हैं। 80 85 90 वर्ष तक लोग, अपने अपने गांव में भी देखिएगा कि लगभग सभी लोग जिनकी मृत्यु, एक तो दुर्घटना हो गया अलग बात है, समान अवस्था में 80 वर्ष 85 वर्ष तक जिंदा रहते ही हैं।
तो वैसी अवस्था में क्या हो गया, यदि मृत्यु दर में कमी होगी, मरेंगे कम, जाहिर सी बात जनसंख्या बढ़ जाएगी। गंगा नदी की लंबाई, गंगा नदी जो है अंतरराष्ट्रीय नदी है। ये कैसी नदी है, यह अंतरराष्ट्रीय नदी है। ये नदी भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश से होती है। भारत में भारत में प्रवाहित होने वाली, भारत में प्रवाहित होने वाली ये सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ये 2525 किलोमीटर है। इसमें 2510 किलोमीटर ये भारत में प्रवाहित होती है और शेष 15 किलोमीटर ये बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। ये नदी जो है निकलती है उत्तराखंड से, उत्तराखंड के गंगोत्री से नदी निकलती है। उत्तराखंड के बाद ये नदी उत्तर प्रदेश, उसके बाद नदी बिहार, बिहार के बाद नदी जो है झारखंड, उसके बाद नदी पश्चिम बंगाल और अंत में नदी चल जाती है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जाने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लंबाई है 2525 किलोमीटर। अब देखिए छोटे छोटे प्रश्न पर भी किस प्रकार से आपके सामने ब्रीफ नॉलेज होता है। सीधा तो एक आप पढ़ते हैं भाई गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, लंबाई 2525 किलोमीटर। अब ये जानकारी हुई कौन कौन राज्य से गुजरा, कहाँ से निकला, कहाँ उसका मुहाना रहा, कितना भारत में बहती है, कितना बांग्लादेश में बहती है। तो एक प्रश्न को कितना बेहतर तरीके से जब कंसेप्ट बनेगा, लेकिन विद्यार्थीगण ध्यान रखना है कंसेप्ट तभी होगा जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने। और क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कहां से होगा, तो यूनिक पब्लिकेशन के इस बुक में उपलब्ध है, जहां केवल क्वेश्चन ही उपलब्ध नहीं है, उसका बेहतर सरल तार्किक एक्सप्लेनेशन उपलब्ध है, जहां न्यूनतम समय में कितनी ब्रीफ नॉलेज आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ये थे जयराम दास दौलत राम। 1947-48, 1947-1948 में ये बिहार के राज्यपाल के। AR किदवई बिहार का एक से अधिक बार राज्यपाल रहे। बलराम जाखड़ या श्वेता कृपलानी कभी राज्यपाल बिहार के रहा। AR किदवई बिहार का दो बार, एक नहीं दो बार बिहार के वो राज्यपाल रहे। धार्मिक शिक्षा अब राज्यपाल में दे सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के आधार पर, तो अनुच्छेद 153 के आधार पर। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अब मन में उछा प्रसाद पर्यंत क्या होता है सर, प्रसाद पर्यंत मतलब होता है इच्छा तक, मेरी मर्जी। जब मन चाहेंगे हम 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए, लेकिन 5 वर्ष के पहले भी आपको विदा कर दिया जाएगा, जाइए भाई छुट्टी हो गई, क्यों नहीं, वो मेरी मर्जी। प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। धार्मिक शिक्षा और विश्वास, तर्क संगतता शिक्षा और विश्वास के बीच संघर्ष बुनियाद है पहचान की विशेषता। अब देखो धार्मिक शिक्षा, पहले धार्मिक शिक्षा और विश्वास, आज की शिक्षा क्या है, तर्क संगत शिक्षा और विश्वास। क्यों और कैसे, भूकंप हुई तो क्यों हुई, कोई भगवान की घटनाक्रम नहीं। सूर्य ग्रहण हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ गए। चंद्र ग्रहण हुआ तो क्यों, तो हर जगह तार्किकता है। समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न हुई तो क्यों हुई, तो हर जगह जो है तार्किकता का सिद्धांत है। ये क्या है, ये जो है सो आधुनिक युग तो है, ठीक है।
शिक्षित समाज है, सही है, लेकिन शिक्षित समाज हुआ तो हमने तार्किकता को आधार बनाया, तो तार्किकता को जो आधार बनाया उसके चलते हमारा समाज में शिक्षा का विकास होता है ना। तो क्या, लेकिन पुनर्जागरण, आप क्या पढ़ते हो, पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने तर्क को आधार बनाए। क्यों और कैसे पर उन्होंने विचार रखा, उसी को बोलते हैं पुनर्जागरण, रिनौशा, फिर से जागृत होना। इसके जनक कौन है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। विश्व में इसकी शुरुआत कहां से होती है, इटली, और इसके जनक कौन माने जाते हैं, दांते। चलिए अगला सवाल पर आइए। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को वर्गीकृत किया जा सकता है। आपके पास चलिए संसाधन है, कोयला है, लोहा है, अवरक है, तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास इतना, या पेट्रोलियम पदार्थ, इतना पेट्रोलियम रिजर्व है, यदि युद्ध होता रहा नहीं भी आया तो काम चलेगा, हम रिजर्व रखते हैं। तब हमारे पास इतना संभावित तेल का भंडार है, इतना अनुमान है कि हमारे पास इतना कोयला है, इतना लोहा है, पृथ्वी के गर्भ में है, तो संभावित है। अब विकसित स्टॉक हमने इतना को बना करके रखा है, कभी इतना दिन, क्या बोलते हैं, बफर स्टॉक, चावल दाल गेहूं हम रखते हैं ताकि यदि अकाल पड़े, अर्थात ये भी हमारे, तो क्या है, सभी के सभी हमारा वर्गीकृत दायरे में आता है, सबको हम प्रयोग में लाते हैं। अगला है, कौन सी श्रेणी वनों और बंजर भूमि की सरकार की निजी व्यक्तियों की समुदाय है। अब देखो, संरक्षित वन और आरक्षित वन। आरक्षित वन किसको कहते हैं, जिस वन में किसी प्रकार की मानवीय गतिविधियां को मंजूर नहीं, कोई मनुष्य वहां नहीं जाएगा, एकदम संरक्षित। संरक्षण कहा हुआ, जहां संरक्षण है उसे संरक्षण दिए हैं, यहां हो गया आरक्षित, रिजर्व हो गया, हमारा रिजर्वेशन का सीट है, कोई दूसरा नहीं आवेगा, संरक्षण है भाई, इसमें कोई आपको परेशान नहीं करेगा। आप रेलवे की यात्रा की तो संरक्षण में सीमित रूप से, सीमित मानवीय हस्तक्षेप होता है, सीमित मानवीय हस्तक्षेप होता है, जहां सरकार से अनुमति लेकर उसके, देखते थे कभी कभी मोबाइल पर देखा होगा कि जीप पर घूम रहा है, आगे में हाथी आ गया या सिंह आ गया, बाघ आ गया, सफारी में घूम रहे होते, जहां वो सीमित तौर पर संरक्षण में है उसके, ताकि आप नुकसान नहीं पहुंचाइए। लेकिन अवर्गीकृत वन, खुला जंगल तो कुछ ऐसा होता नहीं, जब खुला तो पेड़ पौधा होता है, तो अवर्गीकृत वन में नहीं बांटे थे कि अपना आप उसमें सैनिक वनों बंजर भूमि सैनिक निजी व्यक्ति के समुदाय की है, तो अवर्गीकृत वन है, वो आपका अपना पेड़, अपना जमीन अपना है। 17वीं शताब्दी में यूरोप के शहरों से व्यापारी ग्रामीण इलाके में, 17वीं शताब्दी कहा, यूरोप के शहर से व्यापारी ग्रामीण इलाके में चले गए। क्यों गए, गांव से गए, तो क्यों गए, गांव से की ओर आ गए, शहर को छोड़कर वो गांव क्यों चले आए, कुछ तो कारण रहा होगा। अब देखिए, उन्हें अन्य कंपनी के लिए काम करने से रोकने, अरे गांव में कंपनी थी कहाँ जो उसे रोकोगे, कंपनी तो शहर में थी, ये तो नहीं होगा। उन्हें छोटी कार्यशालाएं प्रदान करने, जब गांव में उद्योगे नहीं है फिर कार्यशाला क्या है, शहर में बसने के राजी करने, तू तो स्वयं व्यापारी गांव जाकर चल गए, तो उसको कहते तुम आ जाओ शहर। तो किसान और कारीगर को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करने के लिए प्रेरित करने, ताकि आप ऐसा उत्पादन करें, ऐसा फल सब्जी जो हम उसको बेचकर विश्व में लाभ कमा सकें। आप चाय का उत्पादन कीजिए, कहवा का उत्पादन कीजिए, है ना, गरम मसाला का, मिर्च का, हल्दी का, जिसे हम विश्व में बेच करके केवल चावल दाल गेहूं नहीं खाने के लिए नहीं, बल्कि व्यापार करने के उद्देश्य से, धन कमाने के उद्देश्य से उत्पादन कीजिए, कृषि का वाणिज्यीकरण कीजिए, ताकि आपको भी लाभ होगा और राष्ट्र को भी लाभ पहुंचेगा। बोल्शेविक पार्टी के नेता, आपको याद कीजिए, अभी कौन क्वेश्चन था,
शायद 91 92 92 93 कुछ क्वेश्चन था, जहां बतलाए थे 1917 में रूस में कहाँ हुआ था, तो रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, जहां जार शासक को हटा करके सत्ता को प्राप्त करते हैं, एक नई व्यवस्था जिसे बोलते हैं कम्युनिस्ट प्रणाली, साम्यवादी दुनिया का पहला देश था, तो उसके नेतृत्व कौन थे, लेनिन। जबकि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स हुए। कार्ल मार्क्स के ही विचार को लेनिन ने रूस में उतारा। उसके बाद स्टालिन, लेनिन के बाद स्टालिन रूस का अगला शासक बना। जब हम लैंगिक विभाजन, लैंगिक मतलब क्या, स्त्री और पुरुष के बीच विभाजन, स्त्री और पुरुष के बीच का अंतर, ठीक है, एक तो प्रकृति का अंतर है, लेकिन वो तो नर और मादा तो प्रत्येक जीव में है, हर जगह स्त्री और पुरुष है, नर और मादा जो है प्रत्येक जीव में है। ऐसा कोई जीव है जहां नर और मादा नहीं है? स्त्री पुरुष के बीच शारीरिक अंतर है, प्राकृतिक रूप से उसमें अंतर है। समाज में स्त्री पुरुष को दी गई असमान भूमिका। अब क्या है, नहीं महिला खाने बनाएगी, अरे खाना पुरुष भी बना सकता है, महिला कपड़ा ही धोएगी, पुरुष भी बेहतर कपड़ा धो सकते हैं। बड़े बड़े होटलों में तो देखो पुरुषे जो है सो भोजन बनाने वाला है। आप पढ़ते हो खूब लड़ी मर्दानी में वो झांसी वाली रानी थी, नहीं तो ये कहाँ है कि महिला अच्छा पुलिस बल नहीं होगी। तो ये जो भेद है कि नहीं ये काम पुरुष का है, ये काम महिला का है, सभी काम सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। प्रकृति ने पिता और माता, स्त्री और पुरुष, वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा सभी लोग सभी काम, तो लैंगिक विभाजन करते हैं। स्त्री पुरुष जनसंख्या का अनुपात, उसे क्या बोलते, उसे बोलते हैं लिंगानुपात, उसे बोलते हैं लिंगानुपात। लोकतांत्रिक व्यवस्था महिला को मताधिकार से वंचित रखना, ये क्या हुआ, समानता के अधिकार, समानता की जगह हमने असमानता। इस प्रकार से आपका आंसर हाजिर हो गया। अब देखिए हर एक प्रश्न पर आपके सामने एक्स्ट्रा नॉलेज है, और इस नॉलेज को बेहतर तरीके से तभी प्राप्त कर पाएंगे, अप्पो दीपो भवः के सिद्धांत को तभी लागू कर पाएंगे जब यूनिक पब्लिकेशन से प्रकाशित इस किताब को पढ़ेंगे, किताब से स्वयं हल करके अपने आप को देखेंगे कि हम कितने पानी में हैं, अब कहाँ कहाँ में कठिनाइयाँ हुआ उसको जानना ही है, साथ ही हमें और एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए, ताकि अन्य जब सेट बनाएं तो हम में वो कठिनाइयाँ ना हो जो इस सेट में हुआ। तो दोनों का दोनों, आम का आम और गुठली का दाम भी आपके पास दोनों उपलब्ध है। यूनिक भारती से जुड़िए और सफलता का पर्याय बनिए। आज का सेशन को ही समाप्त करते हैं, पुनः अगले दिन नए सेशन के साथ नए प्रश्नों का पिटारा लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।